गुड मॉर्निंग। आज हम मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं। कल हमने यानी कि फ्रेडरिक रैटजेन की डेफिनेशन पढ़ी, जिसने यानी कि मानव और यानी पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रियाओं को यानी कि संश्लेषित पर अध्ययन जोड़ दिया। आज हम पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की जो अन्योन्य क्रिया होती है उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। ये एक निश्चयवाद आया था। उस समय क्या था कि मनुष्य आदि मानव था वो प्रकृति के अधीन था, यानी कि प्रकृति पर मनुष्य ने विजय नहीं पाई थी। उस समय जैसा प्रकृति करती थी वो वैसा ही करता था। उसके बाद एक और युग आया जिसे संभववाद कहा गया। और संभववाद में क्या हुआ कि मनुष्य ने प्रकृति के जो संसाधन थे उनका प्रयोग करना शुरू किया गया, और उन संसाधनों का जो प्रयोग करने का तरीका था वे था उसे संभववाद कहा गया। इस संभववाद में क्या हुआ कि जैसे मनुष्य ने अंतरिक्ष स्पेस में यानी कि प्रयोग किए, प्रकृति के जो संसाधन थे उनसे यानी कि और दूसरे संसाधन विकसित किए, और इसके द्वारा यानी कि संभववाद कहा गया। और इसके बाद एक और यानी कि आया नव निश्चयवाद, जिसे यानी ग्रिफिथ टेलर यानी टेलर के द्वारा यानी प्रतिपादित किया गया है। ग्रिफिथ टेलर थे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया और इसका अर्थ था कि रुको और जाओ, और इसे नव निश्चयवाद कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच का जो यानी कि रास्ता था मध्य मार्ग वो प्रदर्शित किया गया। और इसमें इन्होंने यानी कहा था कि जिस प्रकार से यानी कि हम चौराहे पर बत्तियां देखते हैं, 3 प्रकार की बत्तियां होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। उसी प्रकार से यानी कि हमें क्या करना है, पहले प्रकृति को समझना है, उसके बाद उसका यूज करना है, और फिर उसके बाद यानी कि हमें आगे बढ़ना है। तो ये था उनका यानी कि नव निश्चयवाद, रुको और जाओ नव निश्चयवाद। ये दो विचारों पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच की यानी कि जो मध्य मार्ग है उसको प्रदर्शित करता है, और इसी के माध्यम से यानी कि ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। अब उसके बाद आते हैं हम आगे बढ़ते हुए इसी लेसन में 1950 के अंत से लेकर 1960 के अंत तक एक स्थानिक संगठन आया, जिसमें यानी कि आदि मानव यानी प्रकृति का उपभोग करता रहता था। और 1970 का जो दशक आया उसमें मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। और उसमें मनुष्य ने क्या किया कि मनुष्य प्रकृति के जो संसाधन थे उनका प्रयोग करने लग गया, धीरे धीरे यानी प्रकृति को अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। 1990 का जो दशक आया उसे भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद कहा गया। यानी कि इसमें क्या किया गया, इसमें आधुनिकता आ गई, और आधुनिकता यानी कि सांख्यिकीय आंकड़े और जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स थे, कंप्यूटर थे, इनके माध्यम से यानी कि भूगोल का अध्ययन किया जाने लगा। अब आगे आते हैं हम मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। यानी मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों में किन किन का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, और इसके उपक्षेत्र कौन कौन जाते हैं, यानी कि उन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से विषय सम्मिलित किए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, जिसमें आपको इसके उपक्षेत्र व्यवहारवादी, सामाजिक कल्याण, अवकाश, सांस्कृतिक, लिंग, चिकित्सा भूगोल। यानी कि सामाजिक भूगोल में व्यवहारवादी भूगोल का अध्ययन करेंगे हम, सामाजिक कल्याण भूगोल का अध्ययन करेंगे, अवकाश भूगोल का अध्ययन करेंगे, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, और लिंग भूगोल का और चिकित्सा भूगोल का, क्योंकि ये सामाजिक समाज से जुड़े हुए विषय हैं। और इनका अध्ययन यानी कि हम किसमें करते हैं, सामाजिक भूगोल में करते हैं। और इसके उपक्षेत्र यानी कि ये विषय हैं जिसके अंतर्गत यानी कि हम इनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद आते हैं नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल में क्या होता है, इसका कोई भी उपक्षेत्र नहीं होता है, सिर्फ नगरीय भूगोल अपने आप में स्वतंत्र है। इसमें नगर में रहने वाला जो मनुष्य होता है उसके ऊपर यानी कि अध्ययन किया जाता है, उसके रहन सहन का, उसके आवास का, वहां की चिकित्सा सुविधाओं का, वहां के एजुकेशन का, यानी कि ये सब किसमें किया जाता है, नगरीय भूगोल में किया जाता है। वहां की जो बसावट है नगरों की उनका अध्ययन यानी कि इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आते हैं राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल आते हैं, क्योंकि राजनीति में क्या होता है कि निर्वाचन होता है, निर्वाचन की पद्धति जैसे आप देखते हैं कि हमारे जो लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनमें क्या होता है, निर्वाचन की पद्धति अपनाई जाती है, यानी कि जनता सरकार को चुनती है। तो वहां पे क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचित किए जाते हैं। तो निर्वाचन भूगोल की
कितना क्षेत्र निर्वाचित है, वहां पे कितने निर्वाचन योग्य उम्मीदवार हैं, उन चीजों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। और सैन्य भूगोल यानी कि सेना कि कैसी, यानी कि वहां पे सेना है और सेना का यानी कमांड है वो किस प्रकार से किया जाता है, वो सब बातें हमारे राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या के यानी कि जो भी संसाधन है, उनके जो भी तत्व है, उनका अध्ययन किया जाता है कि जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत उनके आवासों का कहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पे यानी कि विरल जनसंख्या पाई जाती है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। उसके अंतर्गत उनके जो आवास हैं, उनके रहन सहन, उनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आते हैं। और इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो भी यानी किसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं आवास भूगोल। आवास भूगोल में यानी मानव का जो आवास है उसका अध्ययन किया जाता है इसमें, कि मनुष्य हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के आवासों में रहता है। जैसे आप चलिए जहाँ पे यानी कि बर्फ गिरी रहती है तो वहां पे मनुष्य इग्लू नामक यानी कि आवास स्थानों में रहता है। अब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कंक्रीट के मकान बने हुए हैं। अगर हम पश्चिमी राजस्थान में या थार के रेगिस्तान में चले जाते हैं तो वहां पे आपको यानी कि जो झोपड़ियां हैं वो पर उस प्रकार के यानी मकान मिलते हैं। और आदिम काल में यानी कि मनुष्य गुफाओं में रहता था। तो इस प्रकार से यानी कि हर क्षेत्र के यानी कि आवास हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के मिलेंगे। उसके बाद आते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। इसमें यानी कि पैसे की इनकम कैसे हो, यानी धन की इनकम कैसे आए। तो उसमें सबसे पहले तो संसाधन आएगा। संसाधन भूगोल का अध्ययन करेंगे कि वहां पे यानी कि कौन कौन से संसाधन अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं। उन्हीं संसाधनों के आधार पर यानी कि क्या होगा, हमारे पास यानी कि इनकम का सोर्स मिलेगा। उसके बाद कृषि भूगोल कि वहां पे कितना कृषि योग्य क्षेत्र है और कितनी यानी कि वहां पे कृषि की जाती है। उसके बाद आता है उद्योग भूगोल, यानी कि वहां पे जो उद्योग है वो कितने विकसित हुए हैं और किस प्रकार के उद्योग हैं कि वहां पे यानी कि कितना रेवेन्यू ले पाते हैं। उसके बाद आता है पर्यटन भूगोल। पर्यटन भूगोल का अर्थ होता है कि विदेशों से जो यानी पर्यटक आते हैं हमारे पास और उनके दौरान जो हमारी यानी कि इनकम होती है तो उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल का अर्थ होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर यानी किन किन देशों के साथ कितना व्यापार कर रहे हैं और किस प्रकार का यानी कि कितना आयात कर रहे हैं, कितना निर्यात कर रहे हैं। ये सब चीजें आती है किसके अंतर्गत, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। ये मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र था। और इसमें मानव भूगोल क्षेत्र और क्षेत्र इसमें हर साल 1 या 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी जो आपके सामने थी। आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।